डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों। आज से आप लोगों के मध्यकालीन इतिहास की वीडियो अपलोड हो रही है जी हिंदी में, और इसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो आने वाला 4 सितंबर को एनडीए एनसीडीएससी का एग्जाम है, उसमें से आप जब पेपर में अपीयर होंगे देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको एनडीए में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ मध्यकालीन इतिहास से, और फिर एससी के एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आते हैं, 6 आते हैं। तो इसी हिसाब से आपको ये जो सेक्शन अपलोड किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार आता रहता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहीं से हम जो है इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, भारत में जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने से पहले भारत में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ था, और ये तुर्क आक्रमण के समय से ही भारत में जो है भारत से बाहर ये तुर्क आक्रमण भारत से बाहर तुर्क शासक जो लोग थे वो भारत में आक्रमण करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। यहाँ जैसे देखिए एक नाम लिखा है आपका, अल्पतकीन नाम लिखा है, तो ये गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी पढ़ता है, आप पढ़ेंगे इतिहास में, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अफगानिस्तान के रीजन में आता है, तो उस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए लिखा, स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की गई थी। तो अल्पत, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि गजनी वंश का स्वतंत्र रूप में, गजनी में स्वतंत्र रूप में तुर्क राज्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा अल्पतकीन। अब देखिए उसके बाद दूसरा जो था वह था सुबुक्तगीन। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक माना जाएगा। ध्यान रखिए क्या माना जाएगा, पहला तुर्क शासक। तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि भाई भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुबुक्तगीन। इसने जो है 1986 में जापान के खिलाफ जो है आक्रमण किया था, और उसके बाद जो है इसमें जापान की पराजय हुई। उसके बाद अगला जो आक्रमण होता है वो होता है आपका महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है, आपने देखा होगा, महमूद गजनवी के बारे में क्वेश्चन भी आता रहता है। ये पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये इसे जो उपाधि मिली थी, ये आपने पढ़ा होगा कि इसको बगदाद के खलीफा से मिली थी, और ये यामनी वंश से रिलेटेड था, यामनी वंश का शासक था। और आपने पढ़ा होगा कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण की, जिसमें एक बहुत फेमस आक्रमण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर आक्रमण। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला इससे आगे की चीज देखते हैं। ये आपका देखिए, जैसे क्रम लगाने को आ जाए, अल्पतकीन, सुबुक्तगीन, गजनवी, तो इस तरह से परीक्षा में आप क्रम लगाने का भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर में ये भी आपका पूछा जा सकता है कि जो है अल्पतकीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मतलब इन्होंने जैसे आर्डर में जा सकता है। जैसे भारत में वास्तविक मुस्लिम सत्ता की जो शुरुआत होती है वो तुर्कों के आक्रमण से होती है, तुर्क अटैक से होती है। तो कभी भी पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सत्ता की समाप्ति कैसे होती है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा तुर्क आक्रमण से हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो शासक है ये आपका मोहम्मद गोरी है, जिसको आप जानते हैं कि भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक, यहाँ बल्कि देखिए लिखा भी है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो मोहम्मद गोरी था। और इसी के बाद आप पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और आप जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो आपका गुलाम वंश से होती है।
तो आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है वो गुलाम वंश से शुरू होता है और इसमें आप पढ़ेंगे कि 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें आपका खिलजी वंश आता है, फिर आप इसमें पढ़ेंगे आगे की तुगलक वंश आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें आपका सैयद वंश आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी वंश आता है, आखिरी वंश की जो सत्ता होती है वो लोधी वंश। पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर आपका खिलजी वंश आता है, फिर आपका तुगलक वंश आता है, फिर आपका सैयद वंश आता है, फिर आपका लोधी वंश आता है। तो इस तरह से भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत से शुरुआत से पहले भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वो आपका मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है। अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक किसको मानते हैं तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्हें ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, उन्हें सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। अभी आगे ये सब हम देखेंगे, पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में जो और भी तमाम जानकारी है ये अभी आगे आपको पढ़ना है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और इनके बारे में आप ये जानेंगे कि कौन कौन से शासक, कौन कौन से रूलर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान दें, मोहम्मद गोरी के सारे दास हैं, इनके लिस्ट दी गई है। यहाँ देखिए ताजुद्दीन यालदोस, यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ देखिए लिखा है नासरुद्दीन कुबाचा और एक बख्तियारुद्दीन खिलजी। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर से शासन किया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसके समय में राजधानी लाहौर थी, इसने लाहौर से जो है शासन की शुरुआत की थी। यहाँ से आपको ये पता लग गया, मतलब ताजुद्दीन, यालदोस, नासरुद्दीन ये सब गुलाम थे। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो गुलाम वंश से, या कभी कभी आप पढ़ेंगे इसी को मामलूक वंश भी कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, मामलूक वंश भी कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा लिखा हुआ कि जो गजनी सॉरी जो गुलाम वंश है उसे हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी के समय से जो शुरुआत हुई, मोहम्मद गोरी के समय से जो चीजें शुरू हुई उसको आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बढ़ाया और आपने देखा कि लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो है भारत में शासन किया। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट है गजनी के बारे में। इसने सिंध पर पहली बार जजिया कर लगाया, तिरहम नाम का सिक्का चलाया। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो परीक्षा में मतलब पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें पता लग गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था, बट सुल्तान नहीं था। यहीं से जो है अगले दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो है शुरू होती है। इसके बाद देखिए महमूद गजनवी के बारे में एक और पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। इनको जो है पुत्र स्तीकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक, मूर्तियों का तोड़ने वाला भी बोला जाता है। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था आगरा के निकट हुआ था, भेरा के पास, है ना। इसी के साथ अल बरूनी आया था। अल बरूनी के बारे में क्वेश्चन आता है। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्रथम मुस्लिम था, शासक तो नहीं था, ये पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और देखिए यहाँ पर इसकी एक किताब है, किताब उल हिंद। तो जो किताब उल हिंद है ये आप कभी भी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
भारत के इतिहास के, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के जानने के स्रोत की। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि किताब उल हिंद जो है किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से यहाँ देखिए बेटा, तराइन का युद्ध है। तराइन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो युद्ध हुए थे 1191 में और 1192 में। ये कहते हैं कि इन दो युद्धों ने, जो आखिरी युद्ध था, आखिरी लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, उसने ये वास्तविक रूप से तय कर दिया कि भारत पर आने वाले समय में किसकी सत्ता जो है स्थापित होगी और कौन कितने समय तक शासन करेगा। ये भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय मध्यकालीन इतिहास के लिए ये दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। और ये दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। यहाँ देखिए लिखा होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि तराइन की लड़ाई में, तराइन के युद्ध में जो लड़ाई हुई थी, तराइन में जो दो तराइन का युद्ध हुआ है, एक 91 में हुआ था, एक 92 में हुआ था। तो उसमें भारत की तरफ से मतलब जो नेतृत्व किया था वो आपका मतलब पृथ्वीराज चौहान ने नेतृत्व किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। यहाँ देखिए पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ था, लेकिन दूसरे युद्ध में, जो दूसरा युद्ध था, उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित होते हैं। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी पराजित होते हैं। इसके बाद जो सत्ता है वो मोहम्मद गोरी के हाथ में आ जाती है और काफी लंबे समय तक आपने देखा होगा कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1205 से लेकर, है ना, 1205 से लेकर लगभग 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो है हमारे यहाँ चलती रही। दिल्ली सल्तनत जो है शासक के रूप में, दिल्ली सल्तनत के लोग जो है शासक के रूप में यहाँ पर शासन करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तराइन के युद्ध का वर्णन जो है एक राइटर है, लेखक है ना, पेपर में पूछा जाता है, मिनहाज उस सिराज। यहाँ देखिए लिखा है मिनहाज उस सिराज ने किया था। यहाँ देखिए लिखा है भारत में मोहम्मद गोरी को, है ना, भारत में मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पेपर में आता रहता है। और एक और युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, ये भी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसमें चंदावर के युद्ध में जयचंद, ठीक है, जयचंद को हराया गया था, है ना। तो पेपर में ध्यान रखना, जयचंद को हराया गया था तराइन के युद्ध में। और किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने हराया था। इसके बाद जो है आपके मोहम्मद गोरी की जो ताकत है वो भारत में और ज्यादा मजबूत हो जाती है और ज्यादा ताकतवर शासक के रूप में उभर कर सामने आता है। कहा जाता है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो खोखरों की लड़ाई में हुई थी, खोखरों के विरोध में हुई थी। यहाँ देखिए आपके मेंशन किया गया है नोट्स में कि तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने, ठीक है, तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने जो है भारत में तुर्क शासन की नींव डाली। तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि कौन सी लड़ाइयों ने, तो तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्क शासन की नींव डाली। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना जो हुई वो चंदावर और तराइन की लड़ाइयों से हुई। फिर आगे देखते हैं, आगे नोटिस करते हैं, अगला पॉइंट्स देखते हैं। देखिए इसके बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक बना। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका गुलाम था, है ना। गजनी का उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद गोरी के बाद जो है इसको मिला। और ये यहाँ पर एक नाम है बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो था, इसी ने जो है बेटा नालंदा विश्वविद्यालय पर
आपने पढ़ा होगा, नष्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद भारत में सत्ता की जो कुंजी है, सत्ता की चाबी जो है, वो किसके पास में आई? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में आई। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला जो शासक है वो, यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत है। यहाँ दिल्ली सल्तनत का आप देख लीजिए, चार्ट पूरा बना हुआ है। गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश में कितने शासक हुए? तो यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोधी वंश में। तो यहाँ पर आप एक चीज देखें जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए लोधी वंश है, तो यह आप ध्यान रखना, ये लोधी वंश है, ठीक है। तो लोधी वंश में जो मेन 3 शासक थे, यहाँ देखिए सैयद वंश है, यहाँ देखिए आपका तुगलक वंश है, ये देखिए आपका खिलजी वंश है, ये गुलाम वंश है। तो यहाँ से देखिए आपका क्रम हो गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। यहाँ देखिए मेन शासकों का क्रम दिया है। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है ना। ये पहली महिला शासिका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है, आगे पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी है। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक है। इधर लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, जिन्हें आपने पढ़ा होगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए गुलाम वंश में बलबन का नाम भी आता है ना। कई बार बच्चे ये समझते हैं कि बलबन जो है अलग शासक था, नहीं, बलबन भी जो था वो आपका गुलाम वंश का ही शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि बलबन जो है किस वंश का शासक था, तो आपको ध्यान रखना है कि बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का सत्ता में आता था। ये भी एक गुलाम था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत पर जो गुलाम वंश में 3 लोगों ने शासन किया था, यहाँ पे देखिए 3 लोगों का नाम है। यहाँ देखिए कुतुबी, है ना, कुतुबी, इल्तुतमिश था और शमसी। तो शमसी वंश का बलबन था, है। तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि बलबन कौन से वंश का था, शमसी वंश का था। यहाँ देखिए एक क्रम लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, है ना, ये इल्तुतमिश है। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए तो इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान आपने पढ़ा होगा, है ना, दिल्ली सल्तनत की, मध्यकालीन सल्तनत की, है ना, ये पहली महिला शासिका थी और इसी में आपका बलबन का नाम आता है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको सुल्तानों का एक आर्डर है, एक क्रम है, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, है ना, मलबन। तो इन शासकों का आपको क्रम याद होना चाहिए, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी परीक्षा में इनके क्रम को लगाने के लिए पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में और चीजें देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ऐबक का अर्थ जो होता है चंद्रमा, चंद्रमा का देवता। कई बार पेपर में आ सकता है। इसे कुरान पढ़ना बचपन में आ गया था, इसीलिए इसको कुरान खां भी कहते थे, कुरान खां के नाम से जानते थे। तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि किसे कुरान खां के नाम से जानते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता था, इसी ने तुर्की राज्य की स्थापना की थी, है ना। ये कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी कभी, तो उसका उत्तर है कि इसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण की थी। इसके पास 2 उपाधियां थी, मलिक और सिपाह सालार। मलिक और सिपाह सालार की उपाधि थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस उपाधि के धारण करने से
शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, तो आप बताएंगे मलिक और सिपा सलार। मलिक और सिपा सलार की ये दान बहुत देता था, इसीलिए इसको जो है लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान करता था, हाथियों का दान करता था, इसीलिए इसको पीर बख्श कहा जाता है ना। इसके दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान थे, पेपर में आ जाता है। इसी के समय में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, और इसने जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन आपने जाना होगा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का जो श्रेय है वो आपका इल्तुतमिश को जाता है। हालांकि इसके स्टार्टिंग जो हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, स्टार्टिंग इन्हीं के समय में हो गई थी, लेकिन इसके निर्माण का श्रेय जो है, पूरा कंप्लीट कराने का श्रेय जो है, ये जो है इल्तुतमिश को जाता है। इसी के समय में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। 2.5 दिन का झोपड़ा पेपर में आता है, पूछा भी जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके समय में निर्मित हुआ था। तो ये सब ऐबक के महत्वपूर्ण कार्य है जिनसे पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, है ना। इस देखिए अजमेर में बनाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। आपने पढ़ा होगा कि चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़ों से गिर जाने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए भारत में दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो आपका इल्तुतमिश था, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान कौन था, तो पहला सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही पहले सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी। तो इससे आपको पता लग गया कि जो आपका ऐबक था, ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसीलिए आप देखें यहाँ नोट्स में लिखा है कि भारत में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत को एक अस्थायित्व का जो श्रेय देता है वो आपका इल्तुतमिश ही देता है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा भी है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को भी खरीदा था, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहते हैं। तो यह भी एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से कर दिया था, है ना। जिस समय ये दिल्ली सल्तनत का जब सुल्तान बना था, तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं प्रांत का गवर्नर था। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बदायूं प्रांत के। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, इल्तुतमिश ने देखो लिखा हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूरा कराया था। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है ना, उसी ने इसको वो किया। इसके समय में इकता व्यवस्था शुरू हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकता व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि इकता व्यवस्था जो शुरू की गई वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई, है ना। इकता के बारे में देखिए, इकता जिसको मिलता था उसको इकतादार कहा जाता था। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में इकता व्यवस्था जो शुरू की गई वो आपका इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। तो अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में इकता व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, तो इल्तुतमिश के द्वारा। इसी ने सर्वप्रथम जो है सिक्के का प्रचलन किया। चांदी के सिक्के को उस समय टग्गा कहते थे, तांबे के सिक्के को उस समय शीतल कहते थे, है ना। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए लिखा है कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। तो ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने आपकी सुल्तान की उपाधि धारण की थी।
और इसे बगदाद के खलीफा ने या सुल्तान दी थी, या सुल्तान की पदवी दी थी। इक्ता एक तरह से भूखंड होता था जो दिया जाता था, उससे जो राजस्व वगैरह आता था उसी से उनका वेतन दिया जाता था। तो ये इक्ता व्यवस्था सबसे पहले शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं सुल्तान है इल्तुतमिश। यहाँ देखिए लिखा भी है कि इसके अंतर्गत सभी सैनिकों को, गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि उस व्यवस्था को क्या कहते थे जिसमें नगद भूमि के पहले वेतन दिया जाता था, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे इक्ता व्यवस्था। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे, ठीक है। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.